विद्यार्थियों, हम जीवाश्मों के प्रकार पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है कोल बॉल। तो कोल बॉल में क्या है, लगभग गोलाकार अश्मिभूताश्म पादप अंग उपस्थित होंगे। तो अश्मिभूताश्म क्या रहता है, ऐसे जीवाश्म जिनमें बाहरी व आंतरिक संरचना दोनों ही सुरक्षित रहती है। बाहरी संरचना भी सुरक्षित रहेगी, दोनों पादप भाग होगा, और आंतरिक संरचना भी सुरक्षित रहेगी। उन्हें क्या कहते हैं, अश्मिभूताश्म। तो ध्यान रखिए, लगभग गोलाकार अश्मिभूताश्म पादप अंग उपस्थित होंगे। और अश्मिभूताश्म में बताया है ऐसे जीवाश्म में बाहरी व आंतरिक अंग क्या है, आंतरिक संरचना क्या रहती है, सुरक्षित रहती है। तो लगभग गोलाकार अश्मिभूताश्म पादप अंग उपस्थित होंगे। इन जीवाश्म का निर्माण कैसे होगा? इनका निर्माण होगा आयरन सल्फाइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट ये तीनों ही क्या करेंगे, किसी भी पादप भाग में, जो भी पादप भाग होगा जिसका जीवाश्म बनना होगा, उसमें क्या करेंगे, प्रवेश करेंगे। प्रवेश मतलब अंतःस्यंदित होंगे। क्या होंगे, अंतःस्यंदित। तो विद्यार्थियों, इनका निर्माण कैसे होगा? इस प्रकार के जीवाश्मों का निर्माण आयरन सल्फाइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट के अंतःस्यंदन से होगा। अंतःस्यंदन मतलब वो प्रवेश करेंगे किसी भी पादप भाग में, तो प्रवेश करने के बाद क्या होगा, जीवाश्म बनेगा। ये पदार्थ प्रवेश करेंगे किसी भी पादप भाग में, आयरन सल्फाइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट अंतःस्यंदित होंगे, अर्थात प्रवेश करेंगे पादप भाग में, और प्रवेश करने के बाद जीवाश्म बनेगा। तो आपको पता लग गया है कि कोल बॉल क्या होती है, लगभग गोलाकार अश्मिभूताश्म जीवाश्म या पादप अंग जिनका निर्माण आयरन सल्फाइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट के अंतःस्यंदन से होता है। और ये पदार्थ क्या करते हैं, ये पदार्थ क्या करेंगे, ये तीनों पदार्थ किसी भी पादप भाग को किस में बदल देंगे, कोल में बदल देंगे, कोल। तो ये तीनों पदार्थ क्या करेंगे, जो भी पादप भाग है उसे कोल में परिवर्तित कर देंगे। कोल से मतलब COAL, कोल मतलब कोयला, तो उसे कोल में परिवर्तित कर देंगे ये पदार्थ, कोल में परिवर्तित कर देते हैं। और ये क्या करते हैं, ये पदार्थ जैसे ये कोई जीवाश्म है, तो इसके बीच में ये कोल बॉल के रूप में क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे ये पदार्थ। ये पदार्थ इकट्ठे हो जाते हैं जीवाश्म के बीच में कोल बॉल के रूप में। तो आप जान चुके हैं कोल बॉल लगभग गोलाकार अश्मिभूताश्म पादप अंग होते हैं, जो कि आयरन सल्फाइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट के किसी भी पादप भाग में प्रवेश करने से या अंतःस्यंदित होने से बनते हैं और कोल के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। कोल वास्तव में
किसी भी जीवाश्म के, जो कि जीवाश्म के अंदर कोल बॉल के रूप में पाए जाते हैं। ये पदार्थ किस रूप में पाए जाएंगे? कोल बॉल के रूप में। तो इसी जो ये कोल बॉल है, कोल बॉल, और कोल बॉल क्या करेगी? इसे नष्ट होने से बचाएगी। ध्यान रखनी है, ये पदार्थ आयरन सल्फाइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट किसी भी पादप भाग में प्रवेश कर कर कोल बॉल बनाएंगे, और कोल बॉल बनने के बाद ये जीवाश्म बन जाएगा, अर्थात ये जीवाश्मी भवन की प्रक्रिया को प्रेरित करते हैं और इसे नष्ट होने से क्या करते हैं? बचाते हैं, जिससे जीवाश्म बनता है। और ये संपूर्ण स्ट्रक्चर क्या कहलाती है? कोल, और इसमें अंदर पाए जाने वाले जो पदार्थ हैं कोल बॉल के रूप में पाए जाते हैं, उसे कोल बॉल कहते हैं। तो इसीलिए ये जीवाश्मों का प्रकार क्या कहलाता है? कोल बॉल कहलाता है। ध्यान रखें। अब हम देखते हैं नंबर 2, पर्णकोल। कोल का मतलब कोयला है, ध्यान रखनी है, आपको घबराना नहीं है। पर्णकोल या पेपर कोल। देखो विद्यार्थियों, जब महीन मृत पत्तियां, महीन मृत पत्तियां जिनके आंतरिक ऊतक नष्ट हो जाते हैं, जिनके आंतरिक ऊतक क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। ध्यान रखनी है, आंतरिक ऊतक बिल्कुल नष्ट हो गए तो बचा क्या? ऊतक के बाहर। आप जानते हैं कोशिका भित्ति के ऊपर एक मोमी स्ट्रक्चर पाई जाती है, मोमी, जिसे क्या कहते हैं? क्यूटिकल। अधिचर्म के ऊपर, एपिडर्मिस के ऊपर। तो ये कह रहा है कि आंतरिक ऊतक नष्ट हो गए तो बचा क्या? ऊपरी भाग ही तो बचा, क्यूटिकल बची। ये कह रहा है महीन मृत पत्तियां जिनके आंतरिक ऊतक क्या हो चुके हैं? नष्ट। आंतरिक ऊतक नष्ट हो चुके हैं और वो कार्बनिक कार्बनिक अधात्री या मैट्रिक्स, कार्बनिक अधात्री में क्या रहते हैं? बिखरे रहते हैं, बिखरे रहते हैं। और किस रूप में पाए जाते हैं? क्यूटिकल। केवल उनकी क्यूटिकल ही शेष बचती है। ध्यान रखनी है, केवल क्यूटिकल ही उनकी शेष बचती है, क्यूटिकल के रूप में पाए जाते हैं। तो उन्हें हम क्या कहेंगे? पर्णकोल, पेपर कोल। एक ही बात है, एक ही नाम है। तो केवल ये पत्तियों के लिए आता है। तो ध्यान रखिए, पर्णकोल या पेपर कोल क्या होता है? ऐसी पत्तियां, ऐसी महीन पत्तियां जो कार्बनिक अधात्री में नष्ट हो चुकी हैं और उनका केवल अवशेष भाग क्यूटिकल के रूप में पाया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? पर्णकोल या पेपर कोल कहते हैं। ध्यान रखनी है, कार्बनिक अधात्री में क्या पाई जाएगी? केवल क्यूटिकल पाई जाएगी, उनके आंतरिक ऊतक क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। ये तो ध्यान रखें। पेपर कोल भी आप समझ चुके हैं क्या रहता है, कोल बॉल भी आप जान चुके हैं क्या है। ये पूछा जाता है, ध्यान रखनी है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है जीवाश्मों के प्रकार। आपको जीवाश्म को, जीवाश्मीकरण को प्रभावित करने वाले कारक और जीवाश्मों के प्रकार बहुत पूछे जाते हैं। आप कोई भी पेपर उठाइए, हर साल जीवाश्मों के बारे में चर्चा आएगी। नंबर 3,
वास्तविक अवशेष नाम से ही ध्यान रखें, वास्तविक अवशेष। देखो विद्यार्थियों, अगर यहां पे हम उदाहरण देखते हैं तो बीजाणु भित्ति, बीजाणु भित्ति और क्यूटिकल, इसके उदाहरण हैं। देखो होता क्या है, आप जानते हैं कि मान लो वायु की अनुपस्थिति है, वायु की अनुपस्थिति है और कम तापमान है, कम तापमान कहां पाया जाएगा? ध्रुवीय एरियाओं में जहां बर्फ होगी। तो वायु की अनुपस्थिति और कम तापमान जैसी अवस्थाओं में कुछ पादप भाग क्या रहते हैं, उनका विघटन नहीं होता। उनका क्या नहीं होता? विघटन। तो विघटन नहीं होगा, वो जिस रूप में पाए जाएंगे उसी रूप में मिलेंगे आपको। ध्यान रखें विद्यार्थियों, वास्तविक अवशेष से मतलब है वायु की अनुपस्थिति और कम तापमान की उपस्थिति में विभिन्न पदार्थों का या पादप भागों का अपघटन नहीं होता, तो वो जिस रूप में पाए जाते हैं उसी रूप में मिल जाते हैं। तो उन्हीं को हम क्या कहते थे? वास्तविक अवशेष कह देते हैं। तो जैसे बीजाणु भित्ति और क्यूटिकल, आप जानते हैं इनमें जटिल कार्बोहाइड्रेट पाई जाती हैं जो कि नष्ट नहीं होती और कुछ प्रोटीन पाई जाती हैं जटिल अवस्था में जो नष्ट नहीं होती, जिनका कोई अपघटन नहीं कर पाता। इसी कारण से ये अपने वास्तविक स्वरूपों में बनी रहती हैं, ये अपनी वास्तविक अवस्था में बने रहते हैं। वास्तविक अवस्था में बने रहते हैं। तो इन्हीं को क्या कहेंगे हम? वास्तविक अवशेष। जीवाश्मों का प्रकार है। अब लिखे नंबर 4 पर देखेंगे आप, नंबर 4 कूट जीवाश्म। विद्यार्थियों, कूट का मतलब होता है आवासी। आवासी से मतलब है वास्तविक नहीं है। तो इसका मतलब है कभी कभी आपने सुना भी होगा और कभी कभी आपको कंकड़ पत्थर इस टाइप की ऐसी स्ट्रक्चर मिली होगी। यहां क्या रहता है, जो चट्टानें होती हैं, चट्टानें ऐसा रूप ले लेती हैं, चट्टानें ऐसा रूप ले लेती हैं जैसे वो कोई पादप या कोई जीव हो, जैसे वो कोई पादप या जीव हो। तो वो ऐसे लगते हैं जैसे कोई ये जीवाश्म है, लेकिन वास्तविक अवस्था में क्या रहता है, जब उनका हम अध्ययन करते हैं तो वो जीवाश्म नहीं होते, वो केवल चट्टानों के द्वारा बनी हुई विभिन्न आकृतियां होती हैं जो कि वास्तविक जीवाश्म नहीं होते, जो कि पादप या किसी जीव जैसी आकृति ग्रहण कर लेती हैं चट्टानें, लेकिन वास्तविक जीवाश्म नहीं होते। तो इनको हम क्या मानेंगे? कूट जीवाश्म मानेंगे। कुछ वैज्ञानिक, कुछ पुरावनस्पतिक वैज्ञानिक इन्हें क्या मान लेते हैं? जीवाश्म मान लेते हैं, लेकिन वास्तविकता में इनका विस्तृत अध्ययन करने पर पता चलता है कि ये तो चट्टानों के ऐसे रूप हैं जो पादप या जीव के समान दिखाई देते हैं। तो इन स्पेसिमेन या प्रादर्शों को क्या मान लेते हैं? कूट जीवाश्म।
आवासीय जीवाश्म, ध्यान रखनी है। नंबर 5, सहन जीवाश्म। सहन जीवाश्म या फिर ममीफाइड प्लांट। तो सहन जीवाश्म का मतलब है ममीफाइड जीवाश्म। इसमें क्या होगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान से सुननी है। यहां पादप और पादप में परस्पर दाब होगा, दाब उत्पन्न होगा। दो पादप होंगे या दो पादप भाग होंगे, ध्यान रखनी है। तो उन दोनों के मध्य क्या होगा, दाब होगा, और कोई भी मध्यवर्ती पदार्थ उनमें नहीं पाया जाएगा। पादप ही होंगे दोनों, तो इनमें मध्यवर्ती पदार्थ नहीं होगा। मध्यवर्ती पदार्थ अनुपस्थित होगा। ये कहाँ चल रहा है पढ़ाई। देखो बच्चों, जब दो पादप या दो पादप भाग आपस में एक दूसरे पर दाब डालेंगे, लेकिन उनके मध्य कोई भी मध्यवर्ती पदार्थ नहीं होगा, तो निश्चित रूप से एक जीवाश्म का, कहने का मतलब ये दो पादप या पादप भाग परस्पर एक दूसरे पर दाब डालेंगे, और दबाव से इन क्या बनेगा, जीवाश्म बनेगा। जैसे उदाहरण अगर हम देखें, जैसे कठोर फल, कठोर फल, बीज और चर्मिल पत्तियां, जो लेदरी पत्तियां होती हैं, चर्मिल, चर्मिल पत्तियां जो मोटी पत्तियां हैं। तो पादपों के कठोर भाग, जैसे कठोर फल है, बीज है, चर्मिल पत्तियां हैं, तो इनके द्वारा किस प्रकार के जीवाश्म बनेंगे, सहन जीवाश्म बनेंगे, जिनमें क्या होगा, दो पादप भागों में परस्पर दाब उत्पन्न होगा। दाब के कारण जीवाश्मों का निर्माण हो जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार का मध्यवर्ती पदार्थ नहीं पाया जाएगा। लेकिन जैसे ही इनके काटे जाएंगे, सेक्शन काटेंगे, तो इनमें विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। इनके काट सकते हैं। तो ये परस्पर पादप भागों के दाब के कारण निर्मित होते हैं। इनमें कोई भी मध्यवर्ती पदार्थ नहीं पाया जाता। तो 5 प्रकार के जीवाश्म आपने अध्ययन किए। अब हम एक नया प्रकार पढ़ते हैं, मुद्राश्म। जीवाश्मों का एक नया प्रकार है मुद्राश्म। मुद्रास को बोलते हैं इम्प्रेशन। इम्प्रेशन आप जानते हैं, ये वास्तव में छाप होती है, प्रिंट मतलब छाप। तो इसमें क्या होगा, जो अवसाद होंगे, अवसादों पर पादप या उनके भाग
उनकी क्या होगी, छाप होगी। तो उनकी क्या होगी, छाप होगी। जैसे मान लो ये कोई पत्थर है, इस पत्थर पर किसी पादप की कोई प्रिंट, पत्ती की कोई प्रिंट आ जाए, जैसे ये कोई पत्ती है, इसकी कोई प्रिंट आ जाए, एक इसकी कोई छाप आ जाए, तो अवसाद मान लो ये कोई पत्थर है, इस पत्थर पर कोई पादप या पादप का कोई भी भाग है, उसकी प्रिंट आ जाए केवल। ध्यान रखनी है, इसमें वास्तविक क्या नहीं होगा, वास्तविक भाग नहीं होगा। जैसे पत्ती की प्रिंट है तो पत्ती नहीं होगी, पत्ती की केवल छाप होगी, इंप्रेशन होगा उसका। जैसे हम बोलते हैं थंब इंप्रेशन, तो थंब की क्या होगी, छाप होगी, थंब नहीं होगा। तो इसी प्रकार से यहाँ क्या होगा, केवल आपको पत्ती की छाप दिखाई देगी, ये केवल पत्ती की छाप है। पत्ती की छाप होगी, यहां कार्बनिक पदार्थ नहीं होंगे, यहां कार्बनिक पदार्थ नहीं होंगे। तो बच्चों आगे की क्लास कल होगी। थैंक यू।